Class 12th, Chapter 1st, Electric Charge and Field. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सबको पता ही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट, while the gravitational force is the force of attraction between two bodies of virtue of their masses. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है किसी भी दो चार्जेस के बीच में, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है टू बॉडीज के बीच में बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम बात करते हैं चार्जेस की, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में हम बात करते हैं मासेस की। तो कंपैरिजन करने के लिए हम इनकी बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ की। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिमिलैरिटीज़। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो सबसे पहली सिमिलैरिटी ये है, बोथ द फोर्सेस ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों ही फोर्स क्या करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, क्योंकि इनका जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम के। ये दोनों ही फोर्सेस में कॉमन है। नाउ आवर सेकेंड सिमिलैरिटीज इज बोथ द फोर्सेस आर सेंट्रल इन नेचर। दोनों ही फोर्स कैसे हैं? सेंट्रल फोर्स हैं। इट मीन्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग। मतलब दोनों चार्ज जिस लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों बॉडी जिस लाइन से ज्वाइन कर रही हैं, उनके सेंटर में ये फोर्स एक्ट करता है। नाउ आवर नेक्स्ट सिमिलैरिटी इज थर्ड, both the forces are conservative in nature। दोनों ही फोर्सेस कैसे फोर्स हैं? कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब ये है कि वो पाथ को, जिस पाथ को वो फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं है, वो ये इंडिपेंडेंट होते हैं पाथ फॉलो आउट के। नाउ आवर फोर्थ सिमिलैरिटी इज both forces can operate in vacuum। दोनों ही फोर्स को हम वैक्यूम में ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ आवर लास्ट सिमिलैरिटी इज बोथ फोर्सेस आर proportional to the product of their charges और masses। तो सिमिलैरिटीज इनकी क्लियर है कि सबसे पहली सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस हैं। तीसरी सिमिलैरिटी ये है कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। फोर्थ की दोनों ही फोर्स को हम वैक्यूम में ऑपरेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट की दोनों ही फोर्स आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस या फिर मासेस के। क्लियर है? ये थी उनकी सिमिलैरिटीज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिससिमिलैरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। डिससिमिलैरिटीज, तो इसकी सबसे पहली डिससिमिलैरिटी ये है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है नेचर में, लेकिन जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो सबसे पहली डिससिमिलैरिटी ये होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स may be
attractive or repulsive in nature, while gravitational force is only attractive in nature. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स आपका सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होता है नेचर में. नाउ आवर नेक्स्ट सिमिलैरिटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स do not depend on medium, while electrostatic force is depend on medium. आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्ट करने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी भी मीडियम में वर्क कर सकता है, लेकिन आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको प्रोड्यूस होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है. नाउ आवर लास्ट सिमिलैरिटी इज थर्ड पॉइंट, दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर than the gravitational force. आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है नेचर में. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी जो कॉपी है, इस कॉपी को हम आसानी से अपने हाथों में उठा सकते हैं, तो हमारे हाथों में और जो कॉपी के कांटेक्ट में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये आपके किसको अगेंस्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स को अगेंस्ट कर रहा है, क्योंकि इस पूरी अर्थ पे कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो हम इस जो भी चीज़ों को उठाते हैं वो एक तरह से क्या कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से ही उस चीज़ को उठा रहे हैं. तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है. ओके, तो ये थी उसकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़. आप इसकी मदद से आसानी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो. अगर आपको इसका रेशियो निकालना हो तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो. जैसे कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर. सिमिलरली आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है Kq1 Q2 अपॉन r स्क्वायर. इनका रेशियो क्या रहेगा? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा Fg अपॉन Fe इज इक्वल्स टू Gm1 m2 अपॉन Kq1 Q2. क्लियर है? बट हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो हमें इस तरीके से लिखना होगा इसको, Fe अपॉन Fg इज इक्वल्स टू Kq1 Q2 अपॉन Gm1 m2. ओके, तो आप चाहो तो इसमें इनकी वैल्यूज रखकर भी निकाल सकते हो. आप इसमें चार्जेस किसी भी तरह से ले सकते हो, या तो 2 प्रोटॉन्स ले सकते हो एक साथ, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर सकते हो. आप जिस भी तरह के चार्जेस का यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग उनकी रेशो की वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी. आप अगर 2 प्रोटॉन्स का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स का मास रखाएगा. अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ कर रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का मास रखाएगा. अगर आप 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन रख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनके मासेस रखने पड़ेंगे, जिसकी मदद से आप इनका आसानी से रेशो फाइंड कर सकते हो. तो आई होप आपको ये वीडियो सारी समझ में आई होगी और आप आसानी से इसमें कंपैरिजन कर सकते हो. अब इसकी सिमिलैरिटीज़ भी मैंने आपको बता दी है और डिससिमिलैरिटीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं. अगर इसमें आपको अभी भी किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.